आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस दमदार क्लास में आप सभी शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होगी। विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हमने आज अपनी क्लास में शामिल किया है। अंत में लास्ट में ज़रूर देखें साइंस के उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, और समय नहीं खराब करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। एक बहुत अच्छी सीरीज करंट अफेयर्स की जो आपको रोज़ प्रोवाइड कराई जाती है, उसके बाद सुबह बैच में सुना जाता है। आज एक्स्ट्रा क्लास चली थी विज्ञान की, और बहुत जल्दी आपको 50 नंबर का टेस्ट आपको होने वाला है कोचिंग में। ऑफलाइन टेस्ट होगा, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से होगा। उसकी तैयारी जरूर करते रहेंगे सभी विद्यार्थी। आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एफिंडेक्स 23 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों पुणे में। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? पुणे में की गई है। और ये किसके किसके बीच हुआ है? तो देखिए, IN से बनता है इंडिया और AF से बनता है अफ्रीका। तो यह जो अभ्यास है ये अफ्रीका और भारत के बीच शुरू किया गया है। अफ्रीका के जो हैं लगभग 23 अफ्रीकी देश इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुए हैं। और ये जो सैन्य अभ्यास है इसका विषय क्या है? देखिए, हर सैन्य अभ्यास के विषय होते हैं। सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच में किए जाते हैं ताकि हमें उनके बारे में, उनकी टेक्निक्स और आपस में मित्रता का भाव भी बना रहे। कई सारे सहयोग किए जाते हैं हमारे एक दूसरे से दूसरे देश में। कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है एफिंडेक्स 23 सैन्य अभ्यास, ये पुणे में शुरू किया गया है। और इसका जो विषय रखा गया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका विषय है मानवीय, इसका जो विषय है वो याद रखेंगे, मानवीय खदान कार्रवाई और शांति अभियान, यह इस सैन्य अभ्यास का विषय है। हमने आपको अभी अभी पढ़ाया था वीर गार्जियन अभ्यास। वीर गार्जियन अभ्यास, इस अभ्यास के बारे में क्या आप जानते हैं? ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीर गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू किया गया और कब शुरू किया गया और कहाँ शुरू किया गया? इतनी जानकारी जिसको है वो जरूर लिख के बताएगा हमको। इसके बाद हम तुरंत अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्योंकि समय को खराब नहीं करना है, पूरा समय को यूटिलाइज करना है। बहुत स्पीड में हम आज क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रयास करेंगे बहुत कम समय में आप बहुत अधिक जानकारी लेकर यहाँ से निकलें। जब आपकी क्लास ख़त्म हो तब सभी विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी कर लें हम, कितना भी हम जोर लगा लें, सब नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे अतिरिक्त काम करने हैं। जैसे किसी को प्राइवेट नौकरी करनी है, किसी को धक्के खाने हैं बेरोजगारी के, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को ऑटो चलाना है, सब्जी बेचना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए हर विद्यार्थी की लगन नहीं लगेगी। पढ़ाई के समय नींद लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छा कार्य जब करेंगे तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आइए, क्लास बनाने में भी कई बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को पार कर हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसा चुना गया? इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री इनका नाम है। और इनको जो है कर्नाटक राज्य का ये पुरस्कार है, ये कर्नाटक राज्य का पुरस्कार है। और उसके बाद ये जो है, ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है 2023, इसके बारे में आपको बताएं तो ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। कर्नाटक राज्य का संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है ये 1942 से अस्तित्व में आया है। 1942 से अस्तित्व में आया है। और ये जो
हैं बॉम्बे जयश्री, इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बात भी याद रखेंगे। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए बॉम्बे जयश्री को चुना गया है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम के नाम से किस शहर के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? एक हॉकी स्टेडियम है रायबरेली में जिसका नाम रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। एक हॉकी स्टेडियम था, कहाँ का था? तो ये था रायबरेली का। ये रायबरेली का हॉकी स्टेडियम है और इसे रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। रानी रामपाल जो हैं वो हॉकी की खिलाड़ी हैं। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, रानी रामपाल जी को। और पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम रखा गया है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और फटाफट हमें तैयारी कर लेनी है। रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कहाँ किस शहर में रखा गया है हॉकी स्टेडियम का नाम? तो रायबरेली। रानी रामपाल स्टेडियम रायबरेली, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत दमदार है। पूछा गया है 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी आपको जानकारी देंगे। 22 मार्च को जो है बंगाल का स्थापना दिवस मनाया गया। सॉरी, बंगाल नहीं, बिहार। बंगाल क्यों आया नाम? क्योंकि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग करके राज्य बनाया गया था। और दोस्तों 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आप माइनस करिए, आज की डेट से 111 साल माइनस करेंगे तो 22 मार्च 1912 में पहुंच जाएंगे। आइए आपको बता देते हैं पूरी बात कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य बनाया गया था। क्लियर बात हो गई। 22 मार्च को और ये 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश ने किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया है? अगर जानकारी है तो बताइएगा, नहीं तो फिर कभी हम बताएंगे। 111वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य बनाया गया था। आइए आपको बताते हैं बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत बताएंगे कब की गई, किस दिन होता है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत 2010 में की थी। किसने की थी? नीतीश कुमार जी ने की थी। नीतीश कुमार जी ने की थी। और इस बार विषय क्या रखा गया है? बिहार दिवस की थीम रखी गई है कि युवा शक्ति की प्रगति। युवा शक्ति की प्रगति। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है, लिख लीजिए आप। फिर हम आपको बताते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया। धुआंधार प्रश्न चलेंगे। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको ऐसी क्लास देखने के लिए मिलेगी नहीं, अगर मिलती तो हम बनाते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्लास बहुत दमदार है। जितना अधिक पढ़ सकते हैं पढ़िए फटाफट, बिल्कुल समय आपका बेकार नहीं किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है रतन टाटा। टाटा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी भी हैं। इन्होंने बहुत समाज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इनके नाम से हर कोई परिचित है। यहाँ तक कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया है। आइए आपको रतन टाटा के बारे में बताते हैं। कुछ विशेष इनको पुरस्कार दिए गए हैं समय समय पर, सारी पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी लिख रहे हैं वीडियो रोक कर लिख सकते हैं और
कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे। और जो लोग देख रहे हैं सिर्फ वो देख लें। कई पुरस्कार इनको दिए गए हैं। इनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया। असम वैभव पुरस्कार इनको 2022 में दिया गया। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को, वो 2008 में दिया गया था। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया 2006 में। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है 2000 में। याद रखेंगे ये 4 पुरस्कार किसको दिए गए हैं भाइयों? रतन टाटा जी को मिले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया? तो राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक। और ये चैत्र के पहले दिन मनाया गया है, नए वर्ष के रूप में मनाया गया है। क्या लिखेंगे? एक स्टार बनाकर लिख देंगे, युगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया गया है। बहुत अच्छी जानकारी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? और नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक हैं। आप थोड़ी देर इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूं। बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। पिछले साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन जीता था? वो जीता था गीतांजलि श्री ने हिंदी उपन्यास के लिए। टॉम ऑफ सेंट जो पुस्तक थी उसके लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अभी पुरस्कार जीता नहीं है, पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक हैं। ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिनकी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया जाता है। लेंथी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है जो आप लोग बता पाएँ कि जो अभी किताब मैं बताऊंगा उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। ये बात थोड़ा बता पाना मुश्किल होगा, फिर भी मुझे उम्मीद है कोई न कोई ज़रूर बता देगा, क्योंकि धरती वीरों से खाली है ही नहीं। हर आदमी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पढ़ता है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और लड़ाई करता है, तो फिर वो जीतता है जो अंत तक लड़ता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। पेरुमल और मुरुगन, ये नाम है। नाम को याद रखेंगे। पहले तमिल लेखक हैं और इनकी एक पुस्तक है पायरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पायरी। पायरी पुस्तक के लिए इनको मिला, नॉमिनेट किया गया है। पायरी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अगर संभव हो तो बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस इसलिए जल्दी जल्दी ले रहे हैं क्योंकि हमें विज्ञान भी पढ़ानी है और समय को तो खराब करना ही नहीं है। अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। यूपीपी के नए बैच शुरू होने वाले हैं, बहुत शानदार ज़बरदस्त तैयारी होगी। एक हफ्ते में 4-4, 5-5 ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं। ये इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही है ताकि आप अच्छे नंबर लेके आएँ। 75 क्वेश्चंस का आज टेस्ट हुआ था मैथ्स का, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने दिया। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आए थे जिनको विज्ञान की और नौकरी की ज़रूरत है। जो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वही पढ़ते हैं, और जिनके पास अथाह पैसा है वे क्यों पढ़ेंगे? उन्हें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 GB डाटा खिसक जाएगा, पूरा कम पड़ जाता है भाई साहब। तो डाटा कराना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, क्लास नहीं लेंगे, बहुत सारा कुछ है। पढ़िए, अगर आज पढ़ लेंगे सर झुकाकर तो एक दिन आप ही का सर समाज में ऊंचा होगा। हाल ही में किसने स्टारबक्स के CEO के रूप में पद ग्रहण किया है? इनका नाम है स्टारबक्स। एक कंपनी है, और ये कौन सी कंपनी है? ये कॉफ़ी हाउस की कंपनी है। कॉफ़ी हाउस की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1971 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, इसका मुख्यालय है। और स्टारबक्स के CEO के रूप में पदभार संभाला है
लक्ष्मण नरसिम्हन ने। लक्ष्मण नरसिम्हन नाम याद रखेंगे। और इसी के साथ हम आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनियों के नाम और उनके सीईओ के बारे में बताते हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। मैं बताता हूँ आपके गूगल के सीईओ। बहुत सारे आपको मालूम होंगे, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है एक दो आपको ना पता हो, तो वो भी देखेंगे। सुंदर पिचाई। और इसके बाद यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के एंडी जेसी। अमेजन के एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। ये कुछ बहुप्रतिष्ठित कंपनियां हैं, इनके सीईओ के नाम याद रखेंगे, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अभी 19 जिले बढ़ा दिए गए हैं। 19 जिले बढ़ा दिए गए तो जिलों की संख्या 50 हो गई है। राइट टू हेल्थ का बिल लाने वाला पहला राज्य है। अगर अकस्मात किसी को चोट लग जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबसे पहला इसका इलाज होगा। पैसे के लिए किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी ये सुविधा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये उदयपुर राजस्थान की कहानी है। उदयपुर राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी विहार भी है क्या? आप बताएंगे, लिखेंगे, याद रहेगा आपको, बार बार रिवाइज करेंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। सीएम अशोक गहलोत जी हैं, गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं, कल चर्चा हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? उस राज्य सरकार का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और हिमाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल चेंज हुए हैं। राज्यपाल चेंज हुए हैं, गवर्नर बदले गए हैं। तो गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ये गवर्नर का नाम है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की खेती करने वाला सबसे पहला राज्य है। अभी तक हमारे देश में मुलेठी की खेती नहीं की जाती थी। मुलेठी जो है मसालों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, पान में भी इसका उपयोग होता है। जो लोग पान खाते हैं उन्हें मुलेठी बहुत अच्छे से मालूम होगी, बिल्कुल क्लियर बात है, उन्हें मुलेठी का अंदाजा होगा। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया से देखिए, आपको तुरंत बहुत सारी जानकारी हम बहुत कम समय में देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप सरकार का निधन हो गया। वे कौन थे? वो भैया फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक। याद रखेंगे, निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है? युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। क्योंकि हम सब लोग युवा हैं और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, जिस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, जिस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को। अगर अच्छी लगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार ज़रूर लगाइए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और ईश्वर आपको बहुत जल्दी सफल करेगा। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तब तक आप सफल होने में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी। आप दूसरे को आगे बढ़ाइए,
आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप बस जमकर शेयर करिए और क्लास को पूरा पढ़िए। अगर एक भी प्रश्न आप भूल जाइए तो आप हमसे मिलिएगा, बिल्कुल हम आपसे मिलेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। एक खास बात आपको याद रखनी है, ट्रिपल स्टार बना के लिखना है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है 2022 का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में ही किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया था। ये बात जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। इनसे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इनका जो नाम है वो नाम है पीयूष गोयल जी। हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पीयूष गोयल जी। बार बार क्वेश्चन को सुनेंगे पढ़ेंगे तो बार बार रिवीजन होगा। हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पीयूष गोयल जी को। हमने अभी आपको बताया था स्टारबक्स के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? लक्ष्मण नरसिम्हन ने। इसे आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है न्यूयॉर्क में, 22 से 24 मार्च तक मनाया गया है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये सम्मेलन दोस्तों हुआ है न्यूयॉर्क में और ये मनाया गया है 22 से 24 मार्च तक। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको कल ही बताया था कि 26% दुनिया की आबादी पेयजल के लिए बहुत परेशान है। पेयजल उसको नहीं मिल पा रहा है, पानी की बहुत दिक्कत है। भले ही 71% पर जल हो लेकिन पीने वाले जल की बड़ी समस्या है दोस्तों। इसलिए इसमें कई सारे विषय रखे गए हैं, 5 विषयों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो पहला विषय क्या है? पानी को बचाना है, नहाने में कम उपयोग करना है। खाली टंकी चलती रहती हैं रास्तों में, कुछ नहीं जाता है दोस्तों। थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट अगर आप अपने अंदर करेंगे, कहीं टंकी चल रही हो बंद कर दीजिए, पानी बह रहा हो उसे बंद कर दीजिए। अगर कहीं पर लीकेज है तो आप उसकी सूचना नगर पालिका में दीजिए। ये छोटे छोटे से कदम जब भी आप उठाने लगेंगे आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। आप में देखिए सब हर व्यक्ति एक ही जैसा होता है, कोई किसी से भिन्न नहीं है। सबके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, सबके पास 2 आँखें हैं, लेकिन हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। हम समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे कैसे हम जी सकते हैं, ये सब दोस्तों आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप अपने घर परिवार को कैसे रखना चाहते हैं, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। कभी भी घबराइए नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हताश मत होइए। सफल होने के लिए सिर्फ एक PDF में आपका नाम काफ़ी है। बस किसी दिन आपका रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन चेक करेंगे, लिखा होगा यू आर क्वालिफाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में आपकी नौकरी लग जाएगी और फिर असली दुनिया आपकी चालू होगी। अभी तो सब बच्चों वाले खेल हैं, अभी मत भटको, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरी बात नहीं सोचनी है। अर्जुन को दोस्तों अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को सिलेक्शन दिखना चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल 100%। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? तो सागर मंथन लॉन्च किया गया है। ये समुद्र के लिए जो नौसेना है या बंदरगाहों के लिए बिल्कुल सुविधाजनक डाटा रखने के लिए ये सागर मंथन लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इसे किसने लॉन्च किया है आइए आपको बताते हैं, फटाफट आपको लिखवा देते हैं और नोट तो आप कर ही रहे हैं, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है? सागर मंथन लॉन्च किया है। और ये कौन है? तो ये बंदरगाह
नौवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री हैं, नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही लॉन्च किया है। एक किताब है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है, और ये तो आपको बताना ही पड़ेगा किसने इस किताब को लिखा है। उनका नाम है अनुराग बेहर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुराग बेहर। अनुराग बेहर इनका नाम है। ये आपका था करंट अफेयर्स के 16 प्रश्न, जिन्हें हम कल की ऑफलाइन क्लास में सुनेंगे ही सुनेंगे। सुबह और शाम दोनों बैच के विद्यार्थी मन से पढ़ेंगे। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 12 प्रश्न का रहेगा। आइए आपको कुछ हम जानकारी दे देते हैं साइंस के बारे में। साइंस में दोस्तों पूछा जाता है आपसे यंत्र और उनसे क्या मापा जाता है, ये थोड़ा सा आप आज देख लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं। मापन नहीं, पहले यंत्र उसके बाद मापन। पहले यंत्र लिखेंगे फिर दोस्तों मापन लिखेंगे। साइंस की बहुत अच्छी ये सीरीज चलेगी। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, हर एक स्टूडेंट को पता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, ऑडियोमीटर। तो दोस्तों ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ओडोमीटर क्या होता है दोस्तों? ओडोमीटर भी आप जानते होंगे, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल में लगा होता है दोस्तों वो ओडोमीटर ही लगा होता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से दोस्तों ऊंचाई मापी जाती है, ऊंचाई मापने के काम में आता है। ऑक्सेनोमीटर से क्या नापा जाता है? देखिए, ऑक्सेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर से देखिए क्या मापा जाता है? लक्समीटर से तो दोस्तों लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ नाम सुना होगा आपने, अभी अभी भूकंप आया है तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पायरोमीटर दोस्तों क्या होता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। और कहिए तो कुछ लिखवा देते हैं, अभी ज़्यादा तो लंबी क्लास नहीं हुई होगी ऐसा हमारा मानना है। आइए 2-4 और लिख लेते हैं। फैदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई न मापी जाती है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की गति दोस्तों मापी जाती है। कैरेट मीटर से क्या मापा जाता है? कैरेट मीटर से स्वर्ण की शुद्धता मापी जाती है। स्वर्ण की शुद्धता मापी जाती है। दोस्तों पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है? पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है। ये दोस्तों था हमारा करंट अफेयर्स प्लस साइंस के कुछ प्रश्न। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट में आपसे पूछना है। पिछली जो क्लासेस हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर्स के भी दमदार क्लासेस होंगी और दमदार टेस्ट होंगे, और बहुत अच्छी आधा घंटे की ये क्लास आप लोगों के लिए समर्पित है। पूरी तरह से पढ़िए, कोई कमी आए आप हमको बताइए, साझा करिए, मस्त रहिए। करियर संबंधित कोई जानकारी लेना हो तो आप सीधे हमारे कोचिंग सेंटर पर संपर्क करिए। मैं इंजीनियर विशाल दीक्षित आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। निर्धन छात्र और मेधावी छात्रों के लिए फ्री व्यवस्था है। जय हिंद, जय भारत।